नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, अशोक द ग्रेट क्यों था, अशोक महान क्यों था। इस विषय पर मैंने पहले भी एक चर्चा प्रस्तुत कर चुका हूँ, परंतु पुनः मैं आज इस विषय पर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। यह इतिहास का विषय है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा से दर्शन साहित्य और मानव समस्या से जुड़े मुद्दा पर चर्चा करने वाला व्यक्ति आज इतिहास के बारे में चर्चा लेकर कैसे आया। तो मैं बता दूं कि वाकई में यह हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके देखेंगे। इतिहास का अध्ययन का तरीका अलग होना चाहिए। ज़्यादातर लोग इतिहास को अध्ययन इस रूप में करते हैं कि इतिहास के आधार पर आधुनिक समाज का समझने का कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आधुनिक समाज के आधार पर इतिहास को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब इतिहास समझना ज़्यादा सरल और सहज हो जाएगा। मानव समाज मूलभूत रूप से जैसा आज है वैसा कल भी था। जिन समस्याओं से आज मनुष्य जूझ रहा है, बीते दिनों में भी, बीते समय में, बीते काल में, प्राचीन काल में भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा था। मनुष्य सदा से ही शक्ति के उपासक रहा है, शक्ति के पीछे भागा है और हमेशा से शक्ति की पूजा हुई है। आदि काल से लेकर मानव जाति के अस्तित्व से लेकर आज तक मनुष्य शक्ति के पीछे दौड़ लगा रहा है और लगाना भी चाहिए। मानव जिन समस्याओं से प्राचीन काल में जूझ रहा था, उन्हीं समस्याओं से आज भी लोग जूझ रहे हैं। दुख, चिंता, तनाव के आगोश में लोग आज भी हैं, अधिकांश लोग, और बीते समय में भी थे, बीते काल में भी थे, प्राचीन समय में भी थे। स्ट्रेस हमारी मूलभूत समस्या है, तनाव हमारी मूल समस्या है। ज़्यादातर लोग तनाव से ग्रसित हैं। आज विश्व में मैं तो कहूँगा कि लगभग 50% आबादी तनाव से ग्रसित है। तो यह समस्या चिरकाल से है और आज भी है। तो इतिहास का अध्ययन इस रूप में किया जाए, आधुनिक समाज के आधार पर इतिहास को समझने का कोशिश किया जाए। वर्तमान समाज कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, किस तरह के लोग हैं, इतिहास को उसी आधार से समझने का कोशिश करना ज़्यादा श्रेयकर है। यह मेरा राय है। तो मैं यहाँ अशोक द ग्रेट के बहाने, मैं जिस तरह से अशोक ने अपनी समस्याओं पर काबू पाया, अपनी समस्याओं का निदान किया, उस पर मैं यहाँ चर्चा लेकर आया हूँ। अशोक द ग्रेट था। अशोक को महान कहा गया। अशोक चक्रवर्ती सम्राट था। इसके राज क्षेत्र 1000 योजन तक फैले हुए थे। जिस राजा का राज क्षेत्र 1000 योजन तक फैला होता है, उसे चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। तो अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था। इसका राज क्षेत्र 1000 योजन तक फैला हुआ था। तो ओजन क्या है? योजन एक डिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट है। एक योजन के बराबर 7 किलोमीटर होता है। शायद आप यह भी सोच रहे होंगे कि आप किस अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। इतिहास में अशोक एक चर्चित नाम है, एक महामानव है, एक महापुरुष है, एक महायोद्धा है। मौर्य राजवंश के यह शासक अशोक सम्राट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो मौर्य राजवंश के तीसरा शासक था। चंद्रगुप्त के बाद दूसरा शासक हुआ बिंदुसार, उसका पुत्र, और बिंदुसार का पुत्र अशोक द ग्रेट, अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरा शासक बने।
चक्रवर्ती सम्राट कहलाए और इनके राज क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, हिमालय से लेकर मैसूर तक जो कि कर्नाटक कहलाता है, और पश्चिमोत्तर भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक भी था। और इधर मगध, मतलब मगध तो था ही, मगध की राज क्षेत्र इतना विस्तार में था, मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया वगैरह क्षेत्र। तो इसके तिब्बत से लेकर के इधर कलिंग, उड़ीसा तक था, एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, इसलिए जो चक्रवर्ती सम्राट थे। अशोक इतना महान क्यों थे? सबसे पहले तो मैं यह बता दूं चंद शब्दों में, चंद वाक्यों में, कि इतिहास किसी युग का, किसी समय का और किसी शासन काल का व्यक्ति का कंप्लीट अध्ययन प्रस्तुत नहीं करता, यह जान लीजिए। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या रहे हैं? फॉसिल्स यानी पुरातात्विक, और उसके बाद शिलालेख, और उसके बाद साहित्यिक स्रोत, ज्यादा साहित्यिक स्रोत रहे हैं। साहित्यकारों ने जो कुछ देखा मात्र उतना ही लिखा, जो उनके आंखों से ओझिल रहा उसको नहीं लिख सकता। जब आप किसी के बायोग्राफी लिखते हैं तो उसके संपूर्ण जीवन के दिन प्रतिदिन के घटना नहीं लिख पाते, जो आप देखते हैं उतना ही लिखते हैं। चाहे गांधी की बायोग्राफी हो, सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी हो, चाहे सम्राट अशोक की बायोग्राफी हो, चाहे मुगल साम्राज्य की बायोग्राफी हो। दूसरी बात, कुछ साहित्यकार राजा के चापलूस हुआ करते थे तो वह भूरी भूरी प्रशंसा लिखते थे। अच्छा, कुछ साहित्यकार किसी राजा के अंदरूनी रूप से विरोधी हुआ करते थे तो वह भूरी भूरी आलोचना भी लिख दिया करते थे। बात को समझिए। तो जो भी चित्र प्रस्तुत किया गया है, साहित्य के आधार पर इतिहास जो लिखा गया है, यह इतिहास तीर तुका लगाया गया है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इतिहास में जो बातें कही गई है वह सत्य है पूर्णतः, लेकिन कंप्लीट अधूरा अध्ययन है। मतलब अधूरा नहीं कहेंगे, कंप्लीट अध्ययन नहीं है। सत्य तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, पूरी जानकारी नहीं हो सकता है, पूरी जानकारी नहीं हो सकता है। तो सम्राट अशोक महान थे और सम्राट अशोक का बौद्ध के प्रति झुकाव था। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत सारे लोगों को हत्याएं की, कलिंग युद्ध में लाखों को नरसंहार किया, यहां तक कि लोगों ने कहा कि भाइयों को हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किए थे। जरा गहराई से सोचे, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति, बुद्ध के नीति पर चलने वाला व्यक्ति, बुद्ध धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? सम्राट अशोक के पूर्वजों को देख लें, किसी ने बुद्ध को नहीं अपनाया, जबकि बुद्ध 563 ईसा पूर्व यानी कि अशोक के 250 वर्ष पहले से था, फिर भी किसी ने नहीं अपनाया मौर्यकालीन राजाओं ने। तो यह बुद्ध में झुकाव इनका पहले से था। कलिंग युद्ध ने उस दिशा में बलपूर्वक इनको मोड़ दिया। वह युद्ध बुद्ध के नीति में झुकाव था, सत्य अहिंसा बुद्ध के मार्ग पर, लेकिन यह किसी कारणवश जो अवरोध थे जो उधर जाने से रोक रहा था, कलिंग युद्ध ने उसे दिशा दे दिया, उस दिशा प्रदान कर दिया और उस दिशा में उसे गतिशील कर दिया, और कलिंग युद्ध ने उन्हें उस दिशा में मोड़ दिया और वह शांति की ओर बढ़ गए। तो यह शांति प्रिय राजा थे भाई। स्ट्रेस के स्थिति में कोई भी मुकाम नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिन राजाओं ने राज क्षेत्र का विस्तार किया है उनके पास स्ट्रेस यानी तनाव बहुत न्यून रहा करता था। अत्यधिक तनाव के स्थिति में मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो मानसिक मनोदशा, मतलब शांत मनोदशा में अशोक का ज्यादा जीवन गुजरा है, और यही कारण था कि अशोक का राज क्षेत्र इतना विस्तृत था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। आप इतिहास को मैं पूरी बात तो नहीं बता पाऊंगा, समय बहुत कम है। कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। बौद्ध धर्म को बहुत अत्यधिक प्रचार किया, श्रीलंका में लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार किया अशोक ने। बुद्ध से प्रभावित था बचपन से। तो एक बार तो उसमें आपसी षड्यंत्र का शिकार होकर घर में राजघरानों में जो षड्यंत्र हो रहा था राज सिंहासन के लिए, वो तंग आकर के बौद्ध स्तूप चला गया था।
तो सवाल यह है कि शांति मनोदशा, शांत मनोदशा किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। अशोक ने असामाजिक तत्वों को, उपद्रवियों को, देशद्रोहियों को कुचला। अशोक के हृदय में जनता के लिए बहुत प्रेम था। वह जनता को पुत्र के समान समझता था। इसलिए उसने कहा कि राजा को पितृ निरंकुशता का पालन करना चाहिए और राजा जनता का ऋणी होता है। इतना ऊंचा विचार रहा था अशोक का, तभी इतना महान सम्राट हुआ। तो शांत मन स्थिति, शांत मनोदशा में ही इतनी बड़ी साम्राज्य का विस्तार किया। और यही कारण था कि अंत में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की झुकाव उसके पहले से था। उसने बहुत हिंसा, केवल हिंसा से अफेक्ट होकर के, कलिंग युद्ध से अफेक्ट होकर के नहीं हुआ, वह बौद्ध में झुकाव उसका था। सरल शब्दों में कहें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अशोक एक अच्छा इंसान रहा होगा। शांत मनोदशा के कारण ही उसने इतना मनोराज क्षेत्र का विस्तार किया। यदि उसकी मनोदशा शांत नहीं रही होती तो इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकता, चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहलाता। तो शांत मनोदशा पहला है जीवन के क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए। शांत मनोदशा के स्थिति में ही सफल हो सकते हैं। शक्तिशाली वही है जो ज्यादा शांत मनोस्थिति में है। शक्तिशाली वही है जिसका मानसिक दशा शांत है। अशांत की स्थिति में वह शक्तिशाली नहीं हो सकता। बुद्ध बहुत शक्तिशाली थे। उनका तो धर्म का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। विश्व के लगभग 7% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 45 से 50 करोड़ जनसंख्या विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। पूरे भारत के अतिरिक्त बहुत सारे दुनिया में बहुत क्षेत्रों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, चीन, म्यांमार, बहुत देशों में है भाई। इतने बड़े धर्म का साम्राज्य फैलाया इन्होंने। ये सब शांत मनोदशा के कारण था। अशोक के शांत मनोदशा के कारण ही उन्होंने इतना राज्य क्षेत्र का, इतना बड़ा क्षेत्र में अपना राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। तो उपलब्धि के लिए शांत मनोदशा जरूरी है। उपलब्धि के लिए शक्ति, किसी भी मुकाम को प्राप्त करने में सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए शांत मनोदशा जरूरी है। जब आप शक्तिशाली होंगे, विरोधी मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, और यही तो जीत है आपकी। जीत इसी को कहते हैं। इसके अतिरिक्त जीत होता क्या है? तो अशोक के बहाने मैं लोगों को यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आधुनिक समाज की समस्या जो हमारी है, पहले भी था। धन के पीछे लोग भाग रहे थे, शक्ति के पीछे भागते थे। नाम, यश, कीर्ति, समृद्धि की चिंता सबकी होती थी, आज भी है। और जिसके कारण स्ट्रेस भी लोगों के भीतर पैदा हुआ है। तो स्ट्रेस को निस्तारभूत करना, स्ट्रेस को कम करने के बाद ही हम शक्तिशाली हो सकते हैं, अन्यथा हम शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे, हम कोई भी काम करने में, कोई भी उपलब्धि करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इन्हीं वाक्यों के साथ, इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।